देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल पाली। भारत में इस वक्त अजीब सा माहौल बना हुआ है और ये कहा जाए कि जिस तरीके का माहौल है उसको लेकर के तमाम लोग चिंतित हैं। पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से बयान आया, खासतौर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उसके बाद पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ, हिंसा हुई और ये कहा गया कि सीधे सीधे जो है, चूंकि शुक्रवार को ये तमाम चीजें हुई थी, प्रशासन ने एक विशेष समुदाय यानी मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए सीधे तौर पर मुसलमानों के घरों को और जो आरोपी थे इस तरह के, उसमें उन तमाम लोगों के घरों को एक तरह से बुलडोज करना शुरू किया है। जाहिर है कि ये एक चिंता का विषय है कि आखिर सरकार को ये कहाँ से अधिकार मिलता है कि वो किसी के मकानों को आरोप के आधार पर जो है बुलडोज कर दे। साथ ही साथ जो है अगर देखा जाए तमाम चीजें, उसमें अब खास तौर से जो जजेस की एक ये है कि तकरीबन ये कहा जाए कि तकरीबन 6 साबिक जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, वो है। और उसके साथ साथ जो है बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन जो बहुत ही सीनियर मोस्ट लॉयर कहे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, वो उन लोगों ने अब जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल बनाया गया है और जिस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है, आरोपियों को टारगेट किया जा रहा है और थानों में पुलिस कस्टडी में जिस तरह से उन्हें सताया जा रहा है, ऐसा लगता है कि शायद कानून का राज खत्म हो चुका है और इसको फौरन जो है सो मोटो संज्ञान लिया जाना चाहिए। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि पिछले दिनों अरब दुनिया ने जिस तरह की नाराजगी दिखाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन दोनों नेताओं को, जिन्होंने बयानबाजी की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उन दोनों को एक को पार्टी से मुअत्तल किया गया, दूसरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये कहा जाए कि सरकार की तरफ से बाकायदा सुरक्षा तक दी गई है और सीधे तौर पर उनकी जान को खतरा बता करके उनको सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन मुसलमानों का जो अपना एक मांग है मुसलमानों की कि इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इस पे फिलहाल सरकार का ध्यान नहीं है। तो आखिर ये सारी चीजें हो क्या रही है, हम इन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पुरअमन तौर पर जो मुजाहिरीन हैं, इनके खिलाफ जिस तरह से वहशियाना कार्रवाई की गई है, ये लोकतंत्र और संविधान को लेकर के कहीं ये सवाल खड़े होते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह के मुद्दे होंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब हैं, जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस बदरुद्दुजा नकवी साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बदरुद्दुजा साहब सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो जाहिर है कि ये दोनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर खामोश है, अदालतों का रुख भी कहीं ना कहीं एक तरह से खामोशी भरा हुआ है। तो इसको लेकर के मुस्लिम समाज में एक तरह से मायूसी भी है, दूसरी तरफ से एक तरह का गुस्सा भी पाया जा रहा है। सबसे पहले बदरुद्दुजा साहब, हम आप ही के पास आएंगे और आपसे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आरोप की बुनियाद पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है और जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं, धरपकड़ हो रही है, 350 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, तमाम लोगों को जो है नोटिस जा रहे हैं और जिनको नोटिस नहीं पहुंचे उन्हें ढूंढ ढूंढ करके गिरफ्तार किया जा रहा है। आखिर कानून का कोई राज होता है या फिर तमाम चीजें जो है अब सारे फैसले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे और अदालतों का कोई रोल नहीं बचेगा? देखिए, बिल्कुल अंजर साहब, जो बात प्रॉब्लम है वो सबके सामने है। वी आर पासिंग थ्रू द क्रिटिकल फेज ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का वो फेज है जो शायद आइंदा आने वाले वक्त में कभी रिपीट नहीं होगा। और
लेकिन ये इम्कान बहुत है कि हालात इससे ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि एक पार्टी को जो गवर्नेंस में है उनको इन सब हरकतों से वोटों का फायदा है। वो ये चाहते हैं कि एट एनी कॉस्ट हम इलेक्शन जीते, जो भी इलेक्शन हो। और अब इस वक्त सामने है उनके 2024। वो हिंदुस्तान के मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, जो कम्युनल हैं, जो नैरो माइंडेड हैं, जो एंटी मुस्लिम सोच रखते हैं, एंटी मिनोरिटी सोच रखते हैं, जैसा कि आरएसएस का जो बंच ऑफ थॉट है, जो बेसिक फिलॉसफी है, उसके अंदर ये है कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, कम्युनिस्ट आर मेनेज टू द नेशन। ये फिलॉसफी है और इस बात का प्रचार प्रसार जो है ये बराबर होता रहता है। एक आरएसएस के जो लोग हैं गाँव गाँव जाकर, आपको शायद यकीन ना आए अगर मैं ये बताऊं कि आरएसएस वाले ये कहते हैं कि भाई अब आने वाले वक्तों में मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीन के तुमको, गरीबों को, दलितों को दे दी जाएगी, जो हिंदू गरीब है। वो इस तरह से कन्विंस करते हैं। तो जहां ये हो, एक फिलॉसफी है। देखिए, हिंदुस्तान को अगर हम पूरी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चीजें को देखना होगा, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा तबका है जो ये मानता है कि मुसलमानों ने हुकूमत की हिंदुस्तान में, और हुकूमत ही नहीं की बल्कि हम पे जुल्म किया हिंदुओं पर। उनका उनकी खवातीन को रेप किया और उनके प्रॉपर्टी को हड़प लिया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिए। ये एक नैरेटिव है, जबकि फैक्ट्स इसके बहुत बरखिलाफ हैं। और अजब बात यह है कि जो नैरेटिव है आरएसएस का, उसमें हम मुस्लिम्स के तबके के लोग फंस जाते हैं। जैसे कि साहब यहाँ मुगलों ने हुकूमत की, मुगलों की हुकूमत का मतलब है सारे हिंदुस्तान के 1000 साल की तारीख है, उसमें जब से मुसलमान आए वो सबको मुगल मानते हैं। ये बात हिंदुस्तान की आवाम नहीं जानती कि बाबर हिंदुस्तान में आया तो उसने, मैं रेफरेंस के तौर पर छोटी छोटी बात करूंगा, आखिरी मुद्दे पाऊंगा कि साहब उसने इब्राहिम लोदी को हरा के इस मुल्क के अंदर हुकूमत की। अच्छा, मुगलों की जो हुकूमत थी वो राजपूतों की हुकूमत और मुगलों की हुकूमत, अगर हम उस राजपूतों की हुकूमत के तब भी गलत ना होगा, क्योंकि वो फैमिली में शादी ब्याह, लोग सिर्फ इतना जानते हैं मुगल आजम देखने के बाद कि साहब अकबर की बीवी जोताबाई राजपूत थी। लोग ये नहीं जानते कि औरंगजेब की वाइफ भी राजपूत थी। लोग ये नहीं जानते कि बहादुर शाह जफर की माँ भी राजपूत थी। लोग ये नहीं जानते कि मोहम्मद तुगलक की बीवी भी हिंदू थी, फिरोज तुगलक की माँ भी राजपूत थी। तो ये जो चीज है, पंडित नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बड़े हिंदुस्तान की तारीख पर बहुत ही अच्छी उन्होंने अक्कासी की है। मैं समझता हूँ हर एक को पढ़ना चाहिए। अब ये जो तबका है हिंदुस्तान का, ये तबका हो गया जो एंटी मुस्लिम थॉट रखता है, मुसलमानों को सारी प्रॉब्लम की जिम्मेदार मानता है। एक तबका ये है जो दलितों का है, पिछड़ों का है, जो दलितों का है खासकर अम्बेडकर राइट, वो सारी प्रॉब्लम की जड़ ब्राह्मणवाद को मानता है। इसके अलावा जो तबका है वो हिंदुस्तान का ये मानता है कि नहीं भाई, हमको एक जस्टिस लविंग सोसाइटी चाहिए, इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी चाहिए। वो गांधीवादी हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, अम्बेडकराइट है। तो जो जो ये लोग हैं, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आ रही है हिंदुस्तान में, जो सोशल लेवल पर आ रही है, आइडियोलॉजिकल बेस जो है, जो नैरेटिव सेट किया है आरएसएस ने, उसके खिलाफ अम्बेडकराइट, गांधीवादी, कम्युनिस्ट, मुसलमान जो इस्लाम के मानने वाले हैं, उन सबका एक कॉमन नैरेटिव नहीं बन पाता। मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ने लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से तकरीबन 6 जो है बहुत ही सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, हाई कोर्ट्स के रहे हैं, और उसके अलावा जो बहुत सारे सीनियर वकला हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन लोगों ने जो एक पेशरफ्त की है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस को जो एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने तमाम हालात को लेकर के उसमें जिक्र किया है। इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि बहुत हम वेलकम करेंगे बैसियत मुस्लिम, बैसियत पूर्व जज, बैसियत हिंदुस्तानी एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर मैं बिल्कुल वेलकम करूंगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो उन्होंने लिया है, देर में लिया लेकिन लिया, ये माना जाएगा। आप इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे कि जो हिस्ट्री है हमारी, जो जुडिशियल हिस्ट्री है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर जो रेट पेंडिंग है उसका आज तक फैसला नहीं करा, जो और फी के मैटर में सिलेक्ट रहा हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट हुआ, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये जानते हुए कि जजमेंट जो है उनके खिलाफ आया है, और वो जुडिशियल प्रिंसिपल्स को पूरी तरह वायलेट करता है, क्योंकि वो जजमेंट बेस्ड ऑन फेथ है, बेस्ड ऑन एविडेंस नहीं, तब भी माना क्या, ताकि इस मुल्क के अंदर
एक सोशल हार्मनी रहे, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहें। और मैं बताता चलूं अंजार साहब, मैं तो उस कमेटी का मेंबर था जो ये कोशिश करती रही आखिर तक कि आपस में कंप्रोमाइज होके ये जगह दे दी जाए हमारे हिंदू भाइयों को, ताकि एक बड़ा मैसेज जाए। अब मैं इस रेफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हालात ये है कि हम ये कहें कि भाई चीजों का एस्केप करो, हम मान ली मुस्लिम कम्युनिटी से ये कहें कि भाई फेस करो, खामोश बैठ जाओ, उससे भी बात नहीं बनती। आप पीछे हट जाएं तो फिर और अटैक होता है। और ये अटैक ऐसा है नहीं आप कुछ कर ले, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट की ये कह देने के बाद कि आप कोई स्टेटस बदला नहीं जाएगा, उसके बाद भी ज्ञान व्यापी पे मुकदमा चल रहा है। ये कितनी बड़ी जाती है, मतलब कानून में तो एक ला नोए हूँ, जज रहा हूँ। अरे भाई उस जज पे तो कंटेम्प्ट में मुकदमा चलना चाहिए था। लेकिन ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि उसको दरगुजर कर दिया गया। ये हालात है। अब आप किससे मतलब ये मदद मांगे, किससे बिल्कुल, किससे ये कहे मदद कि भाई मांगे? हमें अ, सुन लिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सलीम साहब, आपसे हम चीज को अगर समझना चाहें, जिस तरह की एक तरह से ये कहा जाए कि आशंका जस्टिस बदरुद्दोजा साहब जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है कानून के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपसे इन चीजों को समझा जाए, जो दूसरा तबका है वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोग जो है सड़कों पे निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं, पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं, और इनके साथ इसी तरह की सख्ती की जानी चाहिए। ये जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है, ये कितना बड़ा खतरा है? शुक्रिया। देखिए, अभी हमारे जस्टिस साहब ने बहुत तफसील से बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली है, और जो चिंताएं अभी जिसकी तरफ जस्टिस साहब ने इशारा किया है, वो चिंताएं सिर्फ मुसलमानों की नहीं, वो चिंताएं हर उस शहरी की, उस नागरिक की है जो जिम्मेदार शहरी है। और जो इस मुल्क की जो हकीकत है कि यहाँ एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, यहाँ एक डाइवर्स सोसाइटी है, और ये मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, चलना चाहिए। और उसकी बुनियादी जो वैल्यूज हैं, इक्वालिटी और लिबर्टी और जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, ये जो बुनियादी वैल्यूज हैं, आज जितनी चोट इन वैल्यूज को पहुंच रही है वो हम सब देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये मुल्क बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ा है पिछले कुछ सालों से। और इस वक्त जो मुल्क में नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है, और जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही इशारा किया कि ये पूरा एक सियासी फायदा उठाने के लिए, सियासी फसल काटने के लिए, हुकूमत में इक़्तिदार में बने रहने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, इक़्तिदार मजबूत करने के लिए, तो एक नफरत का माहौल मुसलमानों के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रही है। और आप देख रहे हैं पिछले दिनों जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, टीवी चैनल्स पर बैठकर, जिस तरह एक मेन स्ट्रीम पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने, तो वो कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, वो बल्कि ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझकर इन चीजों को उछाला जा रहा है। और एक अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जो लोग भी मौजूदा दौर में अपनी सियासी तरक्की चाहते हैं और सियासी मैदान में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने ये समझ लिया है और देखा भी है, और उनकी आंखों के सामने है कि जिसने जितनी ज्यादा नफरत की बात की, जिसने जितनी ज्यादा समाज में बंटवारा पैदा करने की और डिवीजन पैदा करने की कोशिश की, और खासतौर से जितनी ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर उगला, उनको उतना ज्यादा सियासी फायदा मिला। उनको कानून के मुताबिक सजाएं मिलना तो दूर की बात, बल्कि उनको सियासी फायदा भी मिला। उनको पार्टी ने एक तरह से इनामात भी दिए। और अफसोस की बात है कि बहुत से लोग तो इसी रास्ते से बड़े बड़े संवैधानिक पदों तक भी पहुंच गए हैं। तो ये जो एक ट्रेंड लगा है, अब चूंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, लोगों को अपना अपना प्रोफाइल और अपना कैरियर और आगे उनका जो भी रास्ता है कि उनको मौका मिले
टिकट्स मिले और उनको सियासी तौर पर मौके दिए जाए। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें ये रास्ता अपना रहे हैं, मगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। तो बिल्कुल। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू जो है वो और ज्यादा खतरनाक ये है कि हुकूमतें और लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज बजाय इसके कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई न करने से जो नाराजगी मुसलमानों में पैदा हो रही है और उस नाराजगी का इजहार एहतजाज और प्रोटेस्ट की शक्ल में जो किया जा रहा है, उसको दबाने और कुचलने की कोशिश तो हो रही है। उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, लेकिन जिनकी वजह से ये सब हुआ उनके खिलाफ अभी तक कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत से लोग कह रहे हैं पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया और किसी की मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट कर दी। तो ये कोई सजा नहीं है हमारे लिहाज से। ठीक है, वो पार्टी का मसला है, पार्टी ने गलत समझा किया, लेकिन एक क्राइम हुआ है। नफरत फैलाना, समाज में डिवीजन पैदा करना, किसी कम्युनिटी को, मजहब को और मजहबी शख्सियात को टारगेट करना, वो एक बहुत बड़ा क्राइम है हमारे समाज में और संविधान में। मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, एक चीज और आपसे इस ये कार्रवाई समझना न चाहेंगे, बिल्कुल एक चीज ये समझना चाहेंगे कि जब ये तमाम चीजें हो रही थी उस और भारतीय जनता पार्टी ने जब एक्शन लिया इन तमाम मुलजिमीन के मुजरिमीन कहा जाए तो चूंकि सारी चीजें पूरी तरह से क्लियर हैं कि उन्होंने ये जुर्म किया है, और उसके बाद पूरी दुनिया में भारत की एक तरह से जगहसाई हुई और ये कहा जा सकता है कि पहली बार शायद इतने बड़े पैमाने पर जो है ममालिक की तरफ से रिएक्शन आया सामने और भारत को जो है दबना पड़ा, बयान जारी करना पड़ा कि तमाम धर्मों का हम सम्मान करते हैं और सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। तो क्या ये सिर्फ जो है इस तरह की नाराजगी जो मुसलमानों की है उसको दिखाने के लिए ये बयान जारी किए गए? देखिए, ये बात सही है, आपने सही इशारा किया है कि हमारे मुल्क की बड़ी बदनामी हुई और इन लोगों की वजह से हमारे मुल्क को नीचा देखना पड़ा है, हमारे मुल्क की हुकूमत को नीचा देखना पड़ा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जब यहाँ का मुसलमान अपनी नाराजगी जता रहा था और मुतालबा कर रहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो हुकूमत उसको उस पर कोई तवज्जो नहीं कर रही थी। लेकिन जब बाहर के ममालिक ने आवाज उठाई तो हुकूमत ने इतना किया कि एक बयान दिया और उनके खिलाफ पार्टी के लेवल पर कुछ कार्रवाई की। लेकिन मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है और उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं। उन एफआईआर के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। उन एफआईआर के मुताबिक अब तक इनको बाहर नहीं रहना चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शायद हुकूमत उनको इसको कोई बड़ा क्राइम नहीं समझ रही। अगर क्राइम समझती तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। मगर ये थोड़े सियासी फायदे के लिए, माहौल गरमाने के लिए, अपनी इक़्तिदार के लिए ये मुल्क का और समाज का जो इतना बड़ा नुकसान किया जा रहा है, ये मुझे लगता है बहुत खतरनाक है। मुझे एक बात और अर्ज करनी है और वो ये है, मेरी कुछ सेकुलर पार्टी जो कहलाती हैं उनके कुछ लोगों से मैंने बात की हालात की रोशनी में और फोन पर, और मैंने उनसे कहा कि भाई ये पार्टियां इन हालात में क्यों खामोश हैं? ये सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं, ये इन हालात में क्यों खामोश हैं और क्यों नहीं वो खास तौर से प्रदेश देखिए में और ये जिस तरफ रांची। आप इशारा कर रहे हैं कि सेकुलर पार्टियां खामोश हैं, मिल्लत की तरफ से जो हमारे कायदीन हैं उनकी जो क़यादत है वो भी उस तरह से जो है एक्टिव रोल प्ले करती हुई नजर नहीं आ रही है, सिवाय चंद लोगों के। उसके साथ साथ अदालतों का रुख तो आप देख ही रहे हैं। नहीं, देखिए, मिल्लत का रुझान तो आपको सामने नजर आ रहा है, नाराजगी और गुस्सा तो है, इसमें कोई शक नहीं है।
और जो कुछ हो रहा है इसमें ये बात ठीक है कि मुसलमान हमेशा पुरअमन रहा है और पुरअमन जो भी मुजाहरा हो, जो भी चीजें हो, पुरअमन होनी चाहिए। और इसमें हमको तो कहीं ना कहीं कुछ साजिश का अंसर भी नजर आता है। चाहे हम पिछले दिनों नहीं तो ये कानपुर में किसकी वाक़या साजिश, हुआ। किसकी साजिश मुझे है? ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, जाहिर है कि ऐसे जो हालात बने हैं, कुछ तो ऐसी वजह रही होगी कि जिसकी वजह से ये हालात बन रहे हैं। कौन कर रहे हैं इसे? देखिए, अब ये समझना इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं है। पूरा मुल्क जानता है कि फसाद और दंगा करना कराना ये किसकी पॉलिसी है और ये किसको फायदा पहुंचाती है, कौन किसकी किसकी पहचान बन गया है। अब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरा मुल्क जानता है और ये पूरी तारीख मौजूद है कि फसाद का फायदा किसको होता है और फसाद कौन कराता है, जाहिर है। तो लेकिन ये कि लोग जो है उस ट्रैक में भी आते हैं और जाहिर है कि मुजाहरे पुरअमन होने चाहिए, लेकिन लोग साजिश का भी शिकार होते हैं। तो हम कभी भी जस्टिस इस बात की नकवी, तायद नहीं करेंगे कि तशद्दुद हो, वायलेंस हो, लेकिन एक पुरअमन और कानून के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट करने का, नाराजगी जताने का हक जो है वो हर एक का है और वो हक जस्टिस इस्तेमाल किया जाना जस्टिस नकवी, अगर हम आपसे चीज को जी समझना चाहें कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गोविंद माथुर, उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि ये कोई तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि कानून को एक तरह से उन्होंने कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। और उन्होंने साफ तौर पर इस पे अपनी नाराजगी जताई कि बुलडोजर के सहारे तमाम चीजें जो है कंट्रोल नहीं की जा सकती है। आखिर ये एक चीफ जस्टिस का इस तरह से बोलना किस तरह का इशारा करता है? देखिए, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक तस्वुर किया गया है वो एक वेलफेयर स्टेट का किया गया है। और रूल ऑफ लॉ, जो बेसिक बात है डेमोक्रेसी की, कि रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का निफाज होगा। तो बुलडोजर का जहां तक चलना है, एक आदमी को आपने मुल्जिम बताया कि साहब इस आदमी ने पत्थर फेंका था, और आपने उसके ना उसका नोटिस मिला, उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपनी बात कहने की, उसका ना कोई ट्रायल हुआ, और उठा के उसका बुलडोज कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। थोड़ी देर को जो स्टेट मानती है, स्टेट का ये फौज है कि भाई जो हम करेंगे वो ही ठीक है। तो अब अगर अदालतों में ताले डाल दिए जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? एक आदमी मर्डर का मुल्जिम हो, नहीं तो ये घर वाले सवाल का उठने ताले लगा, डाल, अब ये सवाल इस उठने आदमी लगा ने कि मर्डर ऐसी, किया था तो उसे बिल्कुल कत्ल कर दो भाई, फांसी दे दो। फिर बिल्कुल ये ना, ये तो ये एक बड़े, इसका जो डायमेंशंस हैं, जिस प्रॉब्लम की आप उसे डिस्कस कर रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ बुलडोजर, मतलब ये वेदर इट्स ए वेलफेयर स्टेट और ए बुलडोजर स्टेट। अगर मैं इसको बुलडोजर बुलडोजर स्टेट कहूं या कोई भी जज कहे तो वो गलत ना होगा। हमने जो कुछ कानून पढ़ा है उसके अंदर आपको हियरिंग का मौका देना पड़ेगा। जो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आप किसी बात को ना माने, बल्कि उसको एक कॉज ऑफ एक शो कॉज नोटिस जाएगी, बताओ तुम्हारे खिलाफ ये इल्जाम है। आज अगर है भी तो ये बताए, हिंदुस्तान की आजादी में गांधी, नेहरू और बहुत से लोगों ने जो है वो लड़ाई लड़ी और मुल्जिम बने, जेल में रहे, तो क्या किसी का घर ढाया गया? अरे भाई, ब्रिटिश सरकार ने भी नहीं किया। ये तो ब्रिटिशर्स ने भी किया, जिनको हम बहुत जालिम कहते हैं और बहुत बेईमान कहते हैं, जो लोग हैं ज्यादा बात करने वाले। तो ये कैसी सिचुएशन है? मुझे एक बात याद आ रही है कि अरिस्टोटल ने कहा था, डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट ए मॉबोक्रेसी। जो आज वो डेफिनेशन अरिस्टोटल की बिल्कुल साबित आ रही है, और हर रोज यहाँ की सरकार ही साबित कर रही है कि डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट मॉबोक्रेसी। मॉब लिंचिंग हो जाएगी, किसी आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, उसको उसकी पिटाई कर दी जाएगी, उसके अंदर पुलिस का स्टडी में उस पर जुल्म होगा। तो भाई जो मॉब करेगा वही सही, बकिया सब गलत। तो ये जो एक हालात हैं, स्टेटलेसनेस के सिचुएशन है, ये बहुत खराब हालात है। और मैं ही समझता हूँ कि टेररिज्म जब स्टेट से फेलियर होता है तो फिर वो टेररिज्म पनपता है। इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि हिंदुस्तान में टेररिज्म दोबारा फिर अपना असर उठाए, और तब हालात जो होंगे वो बहुत खराब होंगे। हम चाहते हैं कि कानून का निफाज हो। हम एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये जो जुमे के दिन प्रोटेस्ट का सिस्टम है बिल्कुल गलत है। क्योंकि जुमे के दिन कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं होती, मॉब एक चलता है,
उसके अंदर 4 लोग शामिल होकर पत्थरबाजी कर दे, कौन कंट्रोल करेगा? अगर जुम्मे के अलावा मुसलमानों को तय करना पड़ेगा कि हमें जुम्मे को प्रोटेस्ट नहीं करना है। अगर हम उसके अलावा प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार को इत्तला देंगे, इसके बाद का रिकॉर्ड होगा कि कौन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर चीज और रिकॉर्ड हो जाएगी। सरकार से परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं तो उस सरकार जगह से का आपको तयन हो परमिशन जाएगा। कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये कि जुम्मे के दिन भी तो जो माफ चला जाता है, मैं ये कहता जुम्मे के दिन प्रॉब्लम ये है, जो लोग एक्शन लेते हैं उन्हें इकट्ठे लोग मिल जाते हैं मस्जिद में, जुम्मे के दिन लोग नमाज पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर नहीं भी मिलेगा हम संडे को करेंगे, ये तो नहीं होगा कि नमाजी उठ के जाके पत्थरबाजी करते हैं। हम तब भी पकड़े जाएंगे, हम तब भी जेल में जाएंगे, हमने माना कि हम जाएंगे जेल, लेकिन हर चीज वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होगी, एक तरीके से होगी। आज उनको कहने का मौका नहीं मिला, वो मॉब नहीं होगा, वो एक ऑर्गेनाइज्ड असेंबली होगी, उसका 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 ये फायदा होगा आपको। बिल्कुल सलीम साहब जी, जी बिल्कुल सलीम साहब, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं जस्टिस नकवी साहब, अगर देखा जाए बीएचपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 16 तारीख को देश भर में जो मुसलमानों की तरफ से जो माहौल देश में बनाया जा रहा है उसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन और जो है वो अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो एक तरफ तो आप आरोप दे रहे हैं कि मुसलमान माहौल खराब कर रहा है, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन जो है इनके प्रोटेस्ट को और तमाम चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा है, इधर पूरी तरह से आजादी है। आखिर ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है इसका कहीं कहीं तो अंत होगा। देखिए, हुकूमतों की ये जिम्मेदारी होती है कि जब वो हुकूमत में हो तो वो दस्तूर और आइन और संविधान के मुताबिक उनको काम करना चाहिए और उनकी निगाह में सब लोग बराबर हों, ये हमारा दस्तूर कहता है। लेकिन ऐसा लग रहा है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक ही कानून जो है वो एक तबके के लिए अलग तरह से इस्तेमाल होता है और दूसरे तबके के लिए दूसरी तरह से इस्तेमाल होता है। ये जो खुलेआम जो आपको फर्क नजर आता है, ये इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक बात है। और ये हमारी अफसोस की बात ये है कि मुल्क की बड़ी आबादी जो है वो अभी खामोश है इस मसले पर। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुसलमानों के अलावा, यकीनन बहुत से लोग बोल रहे हैं। अभी जजेस ने आवाज उठाई और दूसरे सोशल एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई, वो उठा भी रहे हैं। परेशान बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्क को नफरत की आग में झोंकने की कोशिशें हो रही हैं। इसके खिलाफ पूरे मुल्क की आवाम को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि तमाम जिम्मेदार शहरियों को इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। सियासी पार्टियों को आवाज उठाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो मजहबी रहनुमा हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनको भी समाज में आगे आकर ये साफ तौर पर बताने की जरूरत है कि ये धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर जिस तरह से ये नफरत फैलाई जा रही है, ये इस मुल्क के लिए खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं और इस तरह की रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं, तशद्दुद को पसंद करने वाले, इनकी तादाद अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है हम समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं कि धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, ये तो कहीं ना कहीं सूट कर रही है बीजेपी की, और ये हम पिछले जो है 2014 से बराबर देखते आ रहे हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कुछ कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए अगर समाज में नफरत का रास्ता चुनते हैं और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, तो ये सबसे बड़ी देश के साथ दुश्मनी है और इस मुल्क के साथ एक तरह से दुश्मनी का रवैया है। तो ये बात आवाम को समझनी होगी ऐसे, बिल्कुल, और आवाम को बहुत जिम्मेदारी के साथ इन सियासी पार्टियों को और ऐसे ताकतों को रोकने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जमहूरियत में आवाम सबसे ताकतवर होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आवाम के मुकाबले में जो लोग सत्ता में आ जाते हैं वो बहुत बड़े ताकत हासिल कर लेते हैं और आवाम उनके आगे बहुत कमजोर नजर आती है। तो इस रुख को बदलने की जरूरत है कि आवाम आवाज उठाए और आवाम निगाह रखे अपनी हुकूमत हाकिमों पर, तो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ये पैदा करने की जरूरत है और हर तबके की जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने अर्ज किया, और खासतौर से मीडिया
का एक बड़ा हिस्सा जो इस नफरत की मुहिम में पेश है, और उसको भी हम कहना चाहते हैं कि वो इस गलत रास्ते से बाहर आए। और जो हमारा एक सोशल मीडिया और जो मीडिया का छोटा हिस्सा, जो छोटे हमारे मीडिया के लोग हैं, उनको मजबूत करने की जरूरत है और उनकी इस आवाज को उठाने की जरूरत है। और यही आवाज एक तरह से इसी के जरिए से आवाम तक पहुंच रही है। कम से कम ये एक मीडिया का एक हिस्सा है जो छोटा जरूर है, मगर एक अपनी आवाज को वो उठा रहा है। तो हम बहुत समझते बहुत हैं कि शुक्रिया। ये हालात बदलेंगे, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत हम शुक्रिया तो बड़े इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब और जस्टिस बदरुद्दोजा नकवी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोगों को समझना है, खास तौर से जो मुल्क की आवाम है, जो जनता है, उसको आगे आकर के इन हालात को जो है समझना है, इन तमाम चीजों को टैकल करना है, ताकि ये जो नफरत की राजनीति के सहारे अपनी तमाम चीजों को सेट करने की जो कोशिश की जा रही है, इस पर लगाम लगाया जा सके और देश को जिस नफरत की तरफ ये देश बढ़ रहा है उसमें जो है जाने से बचाया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। एक बात मैं कहना चाहूंगा, बस नटशेल जी में जी आपसे कुछ दो बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। जी एक तो बात ये है कि मैं किताब पढ़ रहा था, उसका टाइटल है गॉड इज नॉट ग्रेट। उसमें एक बात लिखी है कि मजहब इंसान के लिए जहर है, रिलीजन इज पॉइजन फॉर मैन। आज हिंदुस्तान में जो मजहब का जहर है उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो एक तो बात ये शेयर करनी। दूसरी बात ये है, मैं एक बात और ही कहना चाहता हूँ कि हमें मुस्लिम्स को भी इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और इस लड़ाई को कैसे लड़े। ये जो मुस्लिम सिर्फ इस्लामिक प्लेटफॉर्म से लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारे उलमा दीन जो भी हैं, क्योंकि हमें इसको कैनवस को वाइडर करना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर कम्युनिस्ट भी हैं, इस मुल्क के अंदर अम्बेडकराइट भी हैं, इस मुल्क के अंदर गांधीवादी भी हैं। सबको एक कॉमन नैरेटिव आइडियोलॉजिकल बेस तलाश करना होगा ताकि हम इन सब ताकतों से लड़ाई लड़ सके। बस बिल्कुल, बहुत मैं बहुत इतनी बात शुक्रिया करके बात नकवी करना चाहता हूँ। साहब, एक शुक्रिया, बार फिर थैंक से यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस खास बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।